जय हिंद। मैं उमाकांत बोहरे एक बार फिर से वीविल ऐप पर। देखिए, वीविल एजुकेशन ऐप हमारा ये प्रयास है कि इतने सारे ऐप्स हैं जो मध्य प्रदेश को फोकस्ड करके यहाँ की वनडे एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बनाए गए हैं, उनसे कुछ हम अलग करके दे पाएँ और हम इस तरह का एजुकेशन दें जिससे बच्चों की सफलता को सुनिश्चित किया जा सके। तो हम औरों से क्या अलग कर सकते हैं वो तो आपको इस ऐप में पढ़ने के बाद ही आपको पता चलेगा। और दूसरा कि हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस हैं उन क्लासों में अब तक हम लोगों ने भारी कीर्तिमान स्थापित किए हैं। कई सारे बच्चे हमारे यहाँ से इंस्टीट्यूट से निकले हैं और ये हमारा एक रिकॉर्ड है। विगत 18 साल से हम लोग एजुकेशन दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं और इस 18 साल के ड्यूरेशन में हमारी कई उपलब्धियां भी हैं। तो उपलब्धियों पर चर्चा किसी दिन। अभी हम जो टॉपिक आपका ले रहे थे वो है अनुसूचित जाति और जनजाति। तो अभी अनुसूचित जनजाति जो चैप्टर अपना चल रहा है उसमें हम आपको दो जनजातियों के बारे में बता चुके हैं। एक जनजाति भील है और दूसरी गोंड। ये बड़ी बृहद जनजातियां हैं। आज हम आपको छोटी छोटी दो जनजातियों के बारे में फिर से जानकारी दे रहे हैं। तो मेरी आशा है, मेरा होप है कि आप मेरे दिए गए जो इंस्ट्रक्शन हैं उनका पालन कर रहे होंगे। सबसे पहले तो आप एक मध्य प्रदेश का जो नक्शा है और भारत का एक मैप है, इन दोनों को आप लगा करके ही साथ साथ में पढ़िएगा। तो मध्य प्रदेश की जनजातियों में हमने आपको गोंड और भीलों के बारे में अभी जानकारी दी है। अब मैं आपको दो जनजातियां बता रहा हूं। एक तीसरे स्थान पे आने वाली कोल जनजाति और तीन विशेष पिछड़ी जनजातियां हैं मध्य प्रदेश की जो मैंने बताई थी। एक बैगा, एक सहरिया और एक तीसरी है भारिया। तो हम इन तीनों को क्रम से ही पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम पहले कोल के बारे में और सहरिया के बारे में आपको बता रहे हैं। तो कल मैंने आपको बताया था कि कोल जनजाति मध्य प्रदेश के पूर्व क्षेत्र में रहने वाली जनजाति है, जबकि सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के इन क्षेत्रों में रहने वाली जनजाति है। तो सबसे पहले हम फोकस करते हैं कोल जनजाति पे। ठीक है, देखिए, कोल जनजाति एक पौराणिक जनजाति है। कोल, तो अब अपने सामने एक अच्छी मिस्ट्री इस बात की है कि हम कोलों के बारे में जाने कि कौन थे कोल। निश्चित रूप से हम या हमारा समाज या हमारा अस्तित्व, हम यदि ध्यान से देखें तो हमारे पूर्वज रहे होंगे। हमारे पूर्वज मतलब हमारे पिता, हमारे दादा के पिता, उनके दादा, और ऐसे हम पीछे बैक में चलते जाएं तो हम पहुंचेंगे अपने उन पूर्वजों की ओर जहां से उन लोगों ने अपना जिंदगी का सफ़र शुरू किया था। तो ये एक कोशिश है कि हम इन लोगों को जानें। ऐसे ही हम अब आपको जो कोलों के बारे में बता रहे हैं, कोल जनजाति, चूँकि हम लोग तो प्रोग्रेस करते करते बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन हम जनजातियों की बात करें तो जनजातियों के विषय में जानना, क्योंकि आज भी उनके ट्रेडिशन, उनकी कल्चर, उनकी संस्कृति जो है वो आज भी बनी हुई है। तो हम उन संस्कृतियों को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो बात करते हैं हम कोलों की। एक और रहस्यमयी जाति कोल जनजाति, जिसका उल्लेख हमें ऋग्वेद में भी मिलता है। कोल की अपन बात कर रहे हैं तो कोलों में इनका प्राचीन उल्लेख हमें मिलता है। इसमें आपके ऋग्वेद में एक शब्द आया है। ऋग्वेद में, बिल्कुल आप नोट करते जाइए, ऋग्वेद में एक शब्द आया कोलहती। तो संभवतः कोलहती शब्द को ही फिर बाद में जो मिस्टर मैक्स मूलर ने इस कोलहती जाति को, ये जर्मनी के विशेषज्ञ थे। मैंने आपको जानकारी होनी चाहिए कि मैक्स मूलर ये वो व्यक्ति हैं जो इंडिया कभी नहीं है, लेकिन उन्होंने ऋग्वेद का बहुत अच्छे से अध्ययन किया और मैक्स मूलर ने ही कोलहती जनजाति को कोलेरियन या कोल जनजाति कहा है। तो इसकी उत्पत्ति के बारे में एक और चीज कही जाती है कि ये संस्कृत शब्द कोला से इसकी उत्पत्ति हुई है, जिसको अपन ने कोला शब्द से इसकी उत्पत्ति हुई है। तो ये एक पौराणिक जनजाति है जो मुख्य रूप से, इसका अगर निवास स्थान देखें, हम क्षेत्र देखें
तो विंध्य और कैमूर क्षेत्र में, विंध्य और कैमूर क्षेत्र में, अब आपको मालूम होना चाहिए विंध्य और कैमूर कहाँ है। कैमूर की पहाड़ियाँ कटनी साइड हैं और ये विंध्याचल पर्वत का पूर्वी हिस्सा है, विंध्याचल पर्वत का ईस्ट पार्ट है। तो विंध्य कैमूर क्षेत्र में इनका मुख्य निवास स्थान हम पाते हैं, है ना। इनका मूल निवास स्थान यहाँ पर अपन देखें तो कुराली बरदा राजा, ये क्षेत्र विंध्य कैमूर क्षेत्र में ही पड़ता है। इस कुराली बरदा राजा को इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। एक और चीज कि कोल लोग है ना, ये मुंडा जनजाति जो कि अपनी कहा कि ये झारखंड की, तो मुंडा जनजाति के वर्ग के अंतर्गत आते हैं, है ना। इनकी उत्पत्ति ऋग्वेद में कोल्हती शब्द आता है, उससे कोलों से मैक्समूलन ने इनको कोल जनजाति कहा है, मैक्समूलन ने, है। इसके अलावा अपन देखें कि संस्कृत में कोला शब्द आया है, जिससे कि कोल जनजाति की उत्पत्ति को अपन देख लेते हैं। क्षेत्र हम देखें तो मध्य प्रदेश का ईस्टर्न पार्ट, जिसको कैमूर की पहाड़ियाँ, कटनी क्षेत्र, विंध्याचल, कुराली क्षेत्र, कुराली बरद राजा क्षेत्र इनका मूल निवास स्थान माना जाता है। अगर अपन डिस्ट्रिक्ट की बात करें, जिलों की बात करें, तो जिला पूर्वी जिला आपको अब तक याद हो गए होंगे। पूर्वी जिलाओं में आपके आते हैं आपका रीवा, सतना, सीधी, शहडोल, जबलपुर तक की ये कोल जनजाति आपको मिल जाएगी। पूर्वी क्षेत्र में ये सब लोग मिल जाएंगे, है ना। तो ये आप इसको एक बार फिर से, ऋग्वेद कोलहती, मैक्समूलर ने कोल कहा, संस्कृत का कोला से बना है। इनका मूल क्षेत्र विंध्य कैमूर क्षेत्र है। कुराली बरद राजा इनका मूल निवास स्थान है, कुराली बरदा राजा, और जिला इनके पूर्वी जिले आप लगा दीजिए, रीवा, सतना, सीधी, शहडोल वाले जिले, है ना। अच्छा, अब मैं आपको इनके कुछ सोसाइटी से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, मैं वो आपको बता देता हूँ कि सोसाइटी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं। देखिए, इनके उपवर्ग देखें, सबसे पहले इनके उपवर्ग देखें। उपवर्ग देखिए, उपवर्ग अलग चीज़ है और उपजातियाँ अलग चीज़ है। उपवर्ग और उपजातियाँ, उपवर्ग और उपजातियाँ। एक और मैं आपको बात बता देता हूँ कि उपजातियाँ 7, 8, 9 दिए हैं, तो आपको ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। जो मेनली 4-5 आप याद, 2-3 जितनी याद हो जाए उतनी याद कर लेना। उपवर्ग इनके 2 हैं, एक रोतिया, एक रोतेले, यही पूछे जाते हैं, रोतिया और रोतले, रोतिया और रोतले, ये इनके उपवर्ग हैं। उपवर्ग रोतिया और रोतले इनके उपवर्ग हैं। जबकि उपजातियां देखें इनकी अपन, तो वो हैं कठौतिया। उपवर्ग से मतलब ये हुआ कि जैसे एक समाज है, उस समाज में जो अलग अलग वर्ग बन जाते हैं। जैसे ब्राह्मण समाज है, ब्राह्मण समाज में अलग अलग प्रकार के ब्राह्मण्स बन गए, तो ये कहलाएंगे उपवर्ग कहलाएंगे। उपजातियां जो एक ही ब्राह्मण, जैसे एक सरयूपारी ब्राह्मण है, तो सरयूपारी, कानिकुब्ज, सनाड्य, ये हो गए कौन से, इनके उपवर्ग हो गए, ब्राह्मण के उपवर्ग हो गए। उपजातियां जो सनाड्यों में भी या सरयूपारी में भी अलग अलग जो जातियां बन जाएंगी, उनको कहेंगे उपजातियां। तो एक उपजातियां इनकी देखें तो कठौतिया, भवतिया, विंज, कठौतिया, भवतिया, विंज, मवासी और मेरे हिसाब से 4 महत्वपूर्ण है, चारों आप याद रख लेना, कठौतिया, भवतिया, विंज, मवासी, है ना। तो ये इनकी हो गई उपजातियां, कठौतिया, भवतिया, विंज एंड मवासी। उपवर्ग इनके रोतिया, रोतले हैं। अच्छा, इनकी जो एक पंचायत होती है, पंचायत राजनी के नाम पर इनकी पंचायतें होती हैं। सभी जनजातियों की केवल पंचायतें हैं। इनकी पंचायत को गोहिया पंचायत कहते हैं, गोहिया पंचायत। अच्छा, कल अपन ने गोंड जनजाति की गोटिया जनजाति पर पंचायत पढ़ी थी, जिसका प्रमुख मुकद्दम पड़ा था। इनकी पंचायत का नाम है गोहिया पंचायत, ठीक। अच्छा, पंचायत के अलावा एक चीज हम इनका देखा, इनका प्रसिद्ध नृत्य, इनका प्रसिद्ध नृत्य एकमात्र नृत्य है दहका। तो दहका नृत्य को आप याद रखिएगा कि कोल से कोयला दहकता है, तो आप याद रखिएगा कि इनका नृत्य कौन सा है, दहका नृत्य। और ये एक है, इसलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। इसके अलावा हम देखें कि इनकी अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी देखें, तो देखिए ये जो जनजाति है अर्थव्यवस्था के रूप में देखें तो एक कुल जनजाति में
ऋणग्रस्तता, देखिए ऋणग्रस्तता तो सभी जनजातियों में पाई जाती है, इनमें भी ऋणग्रस्तता ज़्यादा पाई जाती है। तो ये कुछ नहीं, कृषक मजदूर बन जाते हैं या फिर श्रमिक बन जाते हैं, औद्योगिक श्रमिक बन जाते हैं, मजदूरी करते हैं, कृषक मजदूर बने हुए हैं। तो ये अर्थव्यवस्था इनकी जो है ना एकदम कमज़ोर अर्थव्यवस्था है इनकी। विवाह की अपन देखें, विवाह की बात, विवाह इनका अपन देखें तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताएं कि ये जनजाति जो है ना हिंदू धर्म से बेहद प्रभावित है। हिंदू धर्म के ही रीति रिवाजों, परंपराओं, देवताओं आदि को ये लोग मानने लगे हैं। अतः इनके विवाह के कोई भिन्न उस तरह से तरीके नहीं मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर हम एक बात बता दें कि जो अन्य जनजातियों से कोल जनजाति को पृथक करती है वो ये बात है कि इनमें पर्दा प्रथा नहीं चलती, एक नो पर्दा प्रथा नहीं चलती। और सबसे बड़ी बात है वधू मूल्य का प्रचलन इनमें नहीं है, वधू मूल्य का प्रचलन इनमें नहीं है। तो ना पर्दा है ना वधू मूल्य है, दो चीज़ आप याद रखना। इन मतलब ये एक प्रोग्रेसिव सोसाइटी आप मान सकते हैं जो ट्रेडिशनली अन्य जनजातियों में वधू मूल्य चल रहा है या पर्दा प्रथा चल रही है, तो कोल जनजाति में ये नहीं पाई जाती। कोलों के बारे में एक और रोचक बात बता दूं कि रामायण में, रामचरितमानस में एक प्रसंग आता है। एक सबरी नाम की महिला या सबरी नाम की साध्वी थी जो राम की बड़ी प्रतीक्षा करती हैं। तो वो सबरी को कोल जनजाति का ही बताया गया है। तो सबरी जो है ना, सबरी रामचरितमानस में उल्लिखित सबरी ये कोल जनजाति से रिलेटेड थी। इसके अलावा इनके अगर देवता देखें, तो देवता इनके वही हैं जो हिंदू देवी देवता हैं। ठाकुर देव, दूल्हा देव, ये तो कॉमन है कि सभी में, खैर माता ये सभी में होती हैं, ठाकुर देव, दूल्हा देव, खैर माता। लेकिन इनके देवता कुछ एक एक्स्ट्रा हैं, जैसे थोड़े से अलग नाम है, जैसे ज्वालामुखी देवता। इनका एक देवता का नाम है ज्वालामुखी देवता, ज्वालामुखी देव। तो ज्वालामुखी आप याद रखना, ये कोलों के, चूंकि कोल आप याद रखना, कोयला, दहका और ज्वालामुखी, आप इनके देवता का एक नाम याद रखना। इसके अलावा एक देवता और है इनके सन्यासी देव, तो एक इनके सन्यासी देव, एक ज्वालामुखी, है ना। तो ये इनके बारे में आप याद रखिएगा। तो ज़्यादातर ये लोग मजदूर हैं और इनका उल्लेख जो है ना आपका रामायण, महाभारत, पुराणों में भी इनका उल्लेख हुआ है। सबरी इसी जनजाति की थी। कोइया इनका दह का नृत्य है, गोइया इनकी पंचायत है। कठौतिया, रोतिया, रोतले इनके उपवर्ग हैं। कोल जनजाति के बारे में इससे अधिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी इंफॉर्मेशन के आधार पे आएंगे। चलिए अब देखिए, ये कोल जनजाति के बारे में मैंने आपको बताया। देखिए लास्ट में मैं आपको जनजातियों पे आधारित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। सो आप बिल्कुल घबराइएगा मत कि कहीं कुछ छूट जाएगा। अगली जनजाति जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है सहरिया जनजाति, सहरिया जनजाति। तो आप इस एक और ऐसी प्रिमिटिव ट्राइब्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो मध्य प्रदेश की ऐसी जनजाति है जो केंद्र सरकार द्वारा विशेष पिछड़ी घोषित जनजाति है, जिसमें बैगा, सहरिया और भारिया, ये तीन जनजातियां आती हैं, जिसमें सहरिया की बात कर रहे हैं। तो सहरिया एक बार देखें कि इनकी जो उत्पत्ति हुई है वो शहर शब्द से मानी गई है। शहर, देखो फारसी भाषा का एक शब्द है शहर, फारसी भाषा का, जिसका अर्थ होता है क्या, जंगल। तो चूंकि ये जंगल में रहते हैं इसलिए इनको सहरिया कहा गया, शायद एक ऐसा। और दूसरा हम देखें तो दूसरा एक और है सहधनहरिया, सहधनहरिया से मिलकर के सहरिया बना। एक और मत है, ये सह मतलब हुआ साथ में, और हरिया का मतलब हुआ शेर के साथ में। तो शेर के साथ में ये लोग रहेंगे तो इनको सहरिया कहा। तो मतलब जंगल में शेर है, शेर के साथ में ये लोग रहते हैं तो कहा गया सहरिया। तो एक और मत ये हो गया कि इनकी उत्पत्ति सहरिया से है, विशेष पिछड़ी जनजाति है। इसके अलावा हम देखें, ये लोग अपने आप को भीलों का छोटा भाई बताते हैं, भीलों का छोटा भाई, याद रखिएगा, ये अपने आप को भीलों का छोटा भाई बताते हैं। विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति के हैं, है ना। तीसरी बात,
सभी मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली सभी जनजातियों में यदि ये पूछा जाए कि सबसे आलसी जनजाति कौन सी है, तो यही भाई लोग सबसे ज्यादा आलसी जनजाति के लोग हैं। आलसी जनजाति। एक तो देखो भाई, एक तो इनको काम करना बिल्कुल पसंद नहीं है। काम करना तो वैसे बहुत लोगों को पसंद नहीं है, पड़े पड़े खाना ही पसंद होता है, लेकिन कर्मठता जो अन्य जनजातियों में पाई जाती है, वो शहरिया जनजाति की बात करें तो ये लोग आलसी जनजाति है। आलसी जनजाति हैं, विशेष पिछड़ी जनजाति हैं, और कह अपने आप को क्या कह रहे हैं, भीलों के छोटे भाई। भीलों का आपने इतिहास का तो कितना गौरवमयी इतिहास था। काफी कर्मठ थे, जुझारू थे, वीर थे, कई युद्धों में भाग लिया इन लोगों ने। भीलों का अपना एक राजवंश था, भीलों का एक साम्राज्य था, लेकिन ये अपने आप को कह रहे हैं कि हम भीलों के छोटे भाई हैं, है ना। और लेकिन ये आलसी जनजाति के आलसी जनजाति है। आलसी जनजाति मतलब यहाँ पर महिलाएं काम ज़्यादा करती हैं। इनको एक तो आलसी हैं, काम करना नहीं चाहते, और दूसरा नशे की बुरी लत है। तो नशे की इनको बहुत बुरी लत है। अब देखो, नशे की लत के कारण ये, और चूंकि काम नहीं करते तो ये, इनके बारे में कहा जाता कि ये तब तक काम नहीं करते जब तक कि इनके जीवन मरण का प्रश्न ना हो जाए। तो ये लोग उधार ले लेके काम चलाते हैं। उधार लेंगे तो क्या हो जाएगा कि ऋणग्रस्तता आ जाएगी। भाई उधार लिया है तो देना तो पड़ेगा, तो ऋणग्रस्तता आ जाएगी, और ऋणग्रस्त हो जाएंगे, ऋण लिया है तो फिर बाद बंद हुआ मजदूर बन जाएंगे। तो ये अपनी हालत के लिए काफ़ी हद तक खुद ही जिम्मेदार हो जाते हैं। तो आप देखें, आलसी जनजाति है, नशे की इनमें ज़बरदस्त आदत है, और दूसरा ये ऋणग्रस्त जनजाति है। तो ये मैंने आपको कुछ शहरिया जनजाति के ऊपर मैंने आपको बातें बताई। शहर का शब्द का अर्थ है जंगल। जिस शहरिया शब्द की उत्पत्ति अगर माने तो सहधन हरिया से हुई है, मतलब शेर के साथ में भीलों का छोटा भाई कहते हैं। विशेष प्रिमिटिव जनजाति, 3 जनजातियां बैगा, शहरिया, भारिया, उनमें से एक है। सबसे आलसी जनजाति है, नशे की आदत से ग्रस्त हैं, और साथ में ये ऋणग्रस्त भी हैं। अच्छा, ये एक चीज मैं बता दूं, ये कोलेरियन परिवार के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी अपन ने कोलेरियन परिवार के अंतर्गत आते हैं, जबकि आप देखें कि अभी मैंने अपन जो कोल पढ़ी थी वो किसके अंतर्गत, मुंडा समूह के अंतर्गत आती है। ये कोलेरियन शब्द के अंतर्गत आती है ना। अच्छा, इनका क्षेत्र और हम आपको बता दें, क्षेत्र देखें अपन तो क्षेत्र ये रहते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था कि ये राजस्थान मूल की जनजाति है, तो राजस्थान से खिसकती हुई ये जनजाति यहाँ पर आ गई। देखिए, ये राजस्थान है, राजस्थान, तो यहाँ से ये जनजाति यहाँ पर आपको पाई जाती है। मतलब आप इनके क्षेत्र देखेंगे, गुना का है, गुना क्षेत्र, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, श्योपुर, भिंड, मुरैना, ग्वालियर तक के क्षेत्र में ये लोग पाए जाएंगे, है ना। राजस्थान से सटे हुए जो जिले हैं, उत्तरी जिले, उन क्षेत्रों में शिवपुरी, गुना, शिवपुरी, अशोकनगर, भिंड, मुरैना, इन क्षेत्रों में ये जनजातियां पाई जाएगी। अच्छा, इनके जो घर बने होते हैं, ऐसे ऐसे लंबे चिपका चिपका के ये लोग घर बनाते हैं। इनके मोहल्ले को क्या कहते हैं, सहराना इनका घरों का एक जो समूह होता है जो बना लेते हैं, उसको क्या क्या कहते हैं, सहराना के बीच में एक इनका एक इमारत बनी होती है जिसको कहते हैं ये लोग बंगला। भाई इनका भी बंगला बनता है। ये बंगला क्या है, बंगला एक इनका क्या है, सामुदायिक भवन है। सामुदायिक भवन है मतलब क्या है, सामुदायिक भवन से मतलब क्या है कि ये लोग जो है एक समूह में, एक ग्रुप में ऐसे करके मकान बना के रहते हैं, बीच में एक सामुदायिक भवन बना लेते हैं। ये अपने जितने भी तीज, त्योहार, उत्सव, पर्व जो भी मनाएंगे तो इस बंगला में आकर के बनाएंगे। तो बंगला इनके एक सहराना के बीच में बनी हुई एक इमारत है जहाँ पर ये लोग अपने मिल करके अपने तीज त्योहार मनाते रहते हैं। इसके अलावा इस सहराना का जो एक मुखिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, पटेल ही इनका प्रमुख होता है। पटेल ही इनकी पंचायत की फैसले करता है। तो पटेल इस सहराना का प्रमुख होता है, ठीक है। अच्छा, इनका एक अगर अपन प्रसिद्ध नृत्य देखें, तो इनके 2 नृत्य हैं। एक का नाम है इनका दुलदुल घोड़ी, ये पूछा जाता है दुलदुल घोड़ी, और दूसरा है लहंगी। तो ये इनके दो नृत्य हैं। दुलदुल घोड़ी एक काठ का एक लकड़ी
घोड़े-नुमा ढांचा होता है, उसके बीच में आदमी फँस के और उसको उसको नचाता है, तो उसको दुलदुल घोड़ी टाइप का वो नृत्य हो जाता है, एक लहंगी नृत्य होता है। तो दो इनके सहरियाओं के नृत्य हैं। अच्छा, ये लोगों का अगर अपन देखें तो ये नृत्य बड़े इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दूसरा अपन देखें धर्म, तो धर्म तो क्या है कि ये हिंदू धर्म से बेहद प्रभावित हो गए। सीता, दुर्गा, भैरव, ये जितने भी देवता हिंदू धर्म में माने जाते हैं, वो सारे के सारे ये सहरिया लोग भी मानते हैं, है ना, सहरिया लोग मानते हैं। अच्छा, एक इनमें इनके 30 त्योहार, इनके देवता सारे के सारे, होली, दिवाली, रक्षाबंधन, ये लोग भी मानने लगे हैं। इसका मतलब है हिंदू धर्म के साथ में रहते हुए इनका जो सांस्कृतिक विनिमय हुआ बहुत ज़्यादा हो गया। कारण क्या है, ये लोग औद्योगिक श्रमिक बने। औद्योगिक श्रमिक बनने के लिए इन लोगों को शहरों में आना पड़ा, और शहर में आकर के ये शहरी कल्चर, शहरी रीति रिवाज, परंपराओं को ये लोग धीरे धीरे करके सीख गए। तो इनका धर्म जो है ना, आप कह सकते हैं कि हिंदू धर्म से ये बेहद प्रभावित जनजाति है। इनको अब पृथक करके देखना बहुत मुश्किल काम हो गया है ना। अच्छा, एक चीज है कि एक अवधारणा है कि जनजातियों में टीबी या क्षय रोग जो है ना वो नहीं होता है। एक अवधारणा, एक कॉन्सेप्ट है कि इनमें वो क्षय रोग या टीबी नहीं होता। लेकिन इस अवधारणा को झुठलाने वाली जनजाति सहरिया जनजाति है, क्योंकि सहरिया लोगों में अधिकांश लोग टीबी या क्षय रोग से ग्रसित पाए जाते हैं। क्षय रोग से ग्रसित हैं, क्षय रोग से ग्रस्त हैं। तो आप इसको आप ध्यान रखिएगा, ये क्षय रोग से ग्रस्त है ना। तो ये आप, अच्छा, इनके कुछ गीत भी हैं। नृत्य तो मैंने बताए थे, कुछ गीत भी हैं। देखिए, मैं आपको गीत बताता हूं। गीत, इनके प्रसिद्ध गीत देखें अपन। गीतों में देखिए, वो अपने हिंदू परंपरा में भी प्रचलित हैं। ऐसी गीत हैं जिसमें आप देखें गोठ लीला, और देखें अपन लंगुरिया, जानकी विवाह, बाजना गीत, पांडव की कथाएं, पांडव कथा, सीता का विवाह। ये तो इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए, अपने जो नॉर्मल हैं, जो सब जगह चल रहे, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं। महत्वपूर्ण या इम्पोर्टेंट वो होते हैं जो अलग से दिखें। जैसे बाजना गीत इम्पोर्टेंट है, गोठ लीला, है ना। तो ये दो आप बिल्कुल याद रखना। लंगुरिया, इन जनरली ग्रामीण क्षेत्र में लंगुरिया गाए जाते हैं। पांडव कथा भी चलती है, सीता विवाह का प्रसंग होता है। तो ये इनके गीत हैं जो प्रसिद्ध गीत हैं। तो आपने देखा सहरिया जनजाति को भी। तो आपको आज मैंने कोल और सहरिया जनजाति के बारे में बता दिया। आने वाली क्लास में हम जो छोटी छोटी जनजातियां हैं, वो 3 से 4 जनजातियां एक साथ हम आपको बताने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और आप अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। लेकिन एक और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी हम एक ऐसा सेशन लाने वाले हैं जिसमें जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम स्पेशली कुछ कंटेंट आपको हम देना चाहते हैं, ताकि आप लोगों को जो लेटेस्ट एग्ज़ाम है, उन एग्ज़ामों का तात्कालिक लाभ मिल सके। दूसरी बात है कि कई सारे बच्चों ने कमेंट्स करके ये बात कही है कि अभी हिंदी की भी काफ़ी सारी रिक्वायरमेंट है। तो हिंदी के लिए भी मैं स्पेशल क्लास, जो कि 15 से 20 मिनट का सेशन होगा, तो मैं हिंदी के जो महत्वपूर्ण टॉपिक हैं वो टॉपिक आप तक मैं पहुंचाने वाला हूं, है ना। तो आप उसके लिए आप तैयार रहिए और चीज़ें तैयार करते रहिए। यदि आपको कोई अन्य सजेशन देना हो या आपको और कोई बात कहनी हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में कह सकते हैं, ठीक है। तो अब आप इस जो ये हमारे वीडियोज़ हैं, इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए और इनको आप शेयर करिए, और ताकि हमारी क्वालिटी और अधिक निखर के आपके सामने आ सके, हम ज़्यादा लोगों तक अपनी पहुंच को हम बना सकें। थैंक यू वेरी मच।